यदि 9वें में और 11वें घर में ग्रह बैठे हैं और तीसरे और 5वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो 9वें और 11वें के जो ग्रह हैं वो सोए हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का यदि जन्म होने के बाद दूसरा कोई छोटा भाई जन्म ले लेता है या पैदा हो जाता है तो उसका यह 9वां और 11वां घर जागृत हो जाता है। यदि आगे कोई छोटा भाई बहन होता नहीं तो जिस दिन उस व्यक्ति की शादी के बाद पहली औलाद होगी, पहला बच्चा होगा, उस दिन वह 9 और 11 के ग्रह जागेंगे, तब उनका फल मिलना शुरू होगा। इसी प्रकार चंद्रमा 8वें घर में नीच का माना जाता है, लेकिन चंद्रमा 8वें घर में होकर भी कभी किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि यह मृत्यु का घर है। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठकर किसी की जान नहीं लेता। लेकिन यदि 8वें घर में केतु बैठा है तो केतु भी 8वें घर में नीच का होता है, लेकिन यह केतु किसी परिस्थिति में आदमी की जान भी ले सकता है। ऐसा व्यक्ति रात्रि के समय कभी दारू पीकर बाहर निकला या किसी गाड़ी में जा रहा हो दारू के नशे में, तो उसकी गाड़ी कभी भी किसी पुल से नीचे गिरकर खाई में गिर सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो जान भी ले सकता है। लाल किताब कहती है कि 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं और दूसरे घर के पहाड़ से टकराकर चौथे घर में फसल उगती है, बरसात हो जाती है। अब अगर इन घरों में आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए तब क्या होगा? तो तब भी आदमी धन कमाएगा, बहुत अच्छा धन कमाएगा, चाहे वह गलत कामों से ही धन कमाए। उसके जो दुश्मन ग्रह हैं, खराब ग्रह हैं, वो उसको गलत कामों की तरफ लेकर जाएंगे और उससे वो धन कमाएगा, लेकिन पैसा कमाएगा। अब देखना यह है कि इसके अंदर अगर बुध अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब हो जाएगा। और बुध की दृष्टि जब भी शनि पर पड़ती है व्यक्ति के सुखों को खराब कर देती है, उसके सुख कम हो जाते हैं। तीसरे, 12वें और 6ठे घर में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो ये ग्रह आपस में गठजोड़ करके उस व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी दे देते हैं। इसके लिए 6ठे घर के ग्रह का